अच्छा बच्चों, ये चंद एक क्वेश्चंस किए थे बच्चों ने, तो मेरे ख्याल में तो उनके ये चंद एक के आंसर्स हैं। अगर कोई रह गया हो तो बता दीजिएगा। पहला किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया, इफ द साइज ऑफ द चार्जेस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस देन सच चार्जेस कैन बी कंसिडर्ड एट पॉइंट चार्जेस। इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब फर्ज करें कि अगर दो फुटबॉल हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के करीब करीब पड़े हैं और ठीक है, अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब करीब पड़े तो हम उन्हें क्या पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं? तो नहीं कंसीडर कर सकते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अ, जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस हैं, ठीक है, वो फुटबॉल साइज़ के हैं, और जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली नहायत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द चार्जेस। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि ये जो डिस्टेंस है वो ऐसे फ़र्ज़ हम कर लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, और जो साइज़ ऑफ द चार्जेस है वो भी तकरीबन इतना ही है, तो मीन के ये नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि फ़र्ज़ करें कि वो 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, से कि वो 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और जो साइज़ ऑफ द चार्जेस है वो 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू 100 सेंटीमीटर। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि अगर चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है सेंटीमीटर्स, जबकि चार्जेस का जो साइज़ है वो क्या है? माइक्रोमीटर। तो जो सेंटीमीटर है वो काफ़ी बिगर है माइक्रोमीटर से। इसी तरह मिलीमीटर भी बहुत बड़ा है माइक्रोमीटर से। तो अगर इस तरह के साइज़ का डिफरेंस हो, इनके अगर सेंटीमीटर का देखें तो तकरीबन 10⁻⁴ का डिफरेंस है। अगर मिलीमीटर और माइक्रोमीटर को देखें तो तकरीबन 10⁻³ का डिफरेंस है, 1000 टाइम वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मीन के अगर जो साइज़ ऑफ द चार्जेस है वो बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तब हम उन्हें पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर ना भी आई तो आप दोबारा कर लीजिए क्वेश्चंस जिसने किया है। नेक्स्ट है ये बच्चों एक और क्वेश्चन था, और इसमें ये था कि हमने फाइंड करना है चार्ज क्यू को इन टर्म ऑफ लेंथ और थीटा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं ज़रा बता देता हूँ कि अगर हम कंपोनेंट बनाएं तो जो इधर कंपोनेंट बनेगा इस साइड पर, ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर से लाइन मैंने लगाई है ये किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा का। ये शायद याद हो कि इस तरह का आपने पेंडुलम वाला एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है। और अगर हम एक और कंपोनेंट ड्रा करें जो कि टेंशन को बैलेंस कर रहा है इस साइड पे, तो ये बराबर होगा एम जी कॉस थीटा के। तो हम कह सकते हैं कि जो एम जी कॉस थीटा है वो टेंशन टी को बैलेंस कर रहा है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है कि आपने देखा एफ ई है नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब, और जो ये है एम जी साइन थीटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब, और चार्जेस इक्विलिब्रियम में। तो इस हिसाब से अगर आप इक्वेशन बनाएं इक्विलिब्रियम वाली, तो जो नेगेटिव एफ ई है वो इक्वल होगा एम जी साइन थीटा के, या आप यूँ लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा प्लस एफ ई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें और जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो ये था कि अगर आप इस डिस्टेंस को देखें जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये मैं ब्लू लाइन लगा रहा हूँ, ये वाला, ये अगर आप देखें कि अगर ये सर्कल होता, ठीक है, और ये इतना पोर्शन होता, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस होता आर, तो ये जो है इतना पोर्शन ये आर्क लेंथ एस के बराबर होता। ठीक है, इस आर्क लेंथ को एस के बजाय हम लिख देते हैं एक्स। ये वाली आर्क लेंथ किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। ठीक है, तो इसे मतलब इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, मतलब जब फोर्स लिखेंगे F, तो आपको सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस चाहिए होगी, तो ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो ये भी x है
और ये भी x है, तो x और x कितना बन जाएगा 2x। अगर यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है वो आ जाएगी 2x की। तो जब आप फोर्स लगाएंगे ये वाली फोर्स, तो ये जब आप लिखेंगे k q q, अगर दोनों बराबर है, डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स 2x होल का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर आप चाहें तो x को इन टर्म ऑफ लेंथ, ये जो l है ये l और ये एंगल थीटा है, इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर वाला सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक देख लें और वहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप निकाल लें, तो आप जो भी मतलब आप फाइंड करना चाहते हैं क्यू को इन टर्म ऑफ एल एंड थीटा, वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, अगर ना हुआ तो मैं इसे खुद सॉल्व जो है वो करके सोल्यूशन पुट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि क्या शेप ऑफ पॉइंट चार्जेस स्पेसिफिक है या नहीं, तो नहीं। उसकी वजह यह है कि शेप इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। हाँ, समटाइम्स जब हम ड्रा करते हैं तो वो देखने में यूँ लगता है कि जैसा कि हमने कोई स्फीयर जो है वो ड्रा किया हो, लेकिन एक्चुअल में वो उसका जो मतलब शेप है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से वो किसी भी शेप का हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो अपने मार्कर से लगाएं तो आपको वो एक सर्कल सा स्फेरिकल सा शेप जो है वो नज़र आएगा, लेकिन अगर आप जो है वो किसी ऐसे पेन से लगाएं, जैसे मार्कर वो जो टक्के वाला मार्कर होता है, तो वहाँ से उससे लगाएं तो आपको वो रेक्टेंगल शेप का लगेगा। तो शेप इम्पॉर्टेंट ही नहीं है पॉइंट चार्ज के लिए, इसी वजह से हम कहते हैं उसकी डायमेंशन ही, आपने सिर्फ चार्ज पे गौर करना है, तो वो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। तो शेप इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा बच्चे, वाई डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस फोर्स, इसका एक ये सिंपल आंसर ये है कि ये जो नेट चार्ज है उसे कम कर देता है। तो नेट चार्ज कम हो जाने की वजह से जो फोर्स है वो कम हो जाती है। अब इसकी जो डिटेल है बच्चे वो कैपेसिटर वाले टॉपिक में आ रही है, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चलें, अब इसको हम यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये चार्ज है, ये कोई चार्ज है हमने रखा, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें कि ठीक है, अब ये कोई चार्ज है और इसी तरह एक दूसरा चार्ज है, ये हमने एक और चार्ज बना दिया, ठीक है। और फ़र्ज़ करते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब ये छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसी स्केल के मुताबिक ड्रा कर देते हैं। अब हमने उनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। अब फ़र्ज़ करें कि जब हमने मतलब जब चार्ज थे तो फ़र्ज़ करेंगे 5 चार्ज था, ये चार्ज है से कि 5 है, इस चार्ज की वैल्यू से ये भी 5 ही है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को कह लें कि रिपेल कर ये एक को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, चलिए आसानी की खातिर, और एक को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हम उनके दरमियान कोई डाईपोल रख देते हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं। अब हमने उनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया मटेरियल, ठीक है। अब हमने जब हमने डाई इलेक्ट्रिक रखा तो अब हमने कंसीडर किया था कि ये जो है ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, सही। अब जब हम डाईपोल रखेंगे तो आपको पता है कि ये जो सॉरी डाईपोल कह रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे तो इसके एटम का जो पोर्शन है, ठीक है, इसके एटम्स का जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव साइड आ जाएगी। और फर्ज करें इधर जो है ये इधर पॉजिटिव साइड, जो उसके चार्जेस हैं उसकी पॉजिटिव साइड आ जाएगी। तो अगर आप देखें कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब ये क्या करेंगे, ये उसका जो नेट चार्ज है उसे डिक्रीज़ कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये है +5, अगर इन तमाम का चार्ज मिल के, ये जो नेगेटिव नेगेटिव है, इन तमाम का चार्ज मिल के जो है वो बराबर है -1 के, तो यहाँ पर अब जो नेट चार्ज इस साइड पर, इस टोटल साइड पर जो नेट चार्ज रह गया वो बचा 5 - 1 + 4। इसी तरह फ़र्ज़ करेंगे सारे प्लस मिलकर
बना रहे हैं +1 कूलम चार्ज। तो अब इस साइड का जो टोटल चार्ज -5 + 1 रह गया -4। तो अब आप देखें कि अगर +5 है -5 है, वो एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू +4 और -4 के। इस वजह से ये जो डाई इलेक्ट्रिक में जो पोल्स बनते हैं उनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आपको पता चली, और वो क्या, वो ये कि अगर नेट चार्ज ज़ीरो भी हो तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, नेट मीन के जैसे कि हम कहते हैं कि नेट फोर्स ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि फोर्स एग्जर्ट ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि फोर्सेस इस तरह एक्ट कर रही है कि अगर हम उनको सम करें तो ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप चार्जेस को देखेंगे, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर हम यहाँ लिखें एक पूरा सा प्लस और माइनस के दरमियान पूरा सर्कल लगा के, जैसा कि एक साइड पे +5 था, एक साइड पे -5 था, तो इसके इर्द गिर्द सर्कल लगा के देखें और कहें कि इस सर्कल के अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो ज़ीरो है। लेकिन फिर भी देखें उसके अंदर फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा कि एक बच्चा है, उसका एक दाएं हाथ से कोई एक बच्चा खींच रहा है और बाएं हाथ से उसे उसके दूसरे हाथ को कोई दूसरा बच्चा खींच रहा है, तो हम कहें कि फ़र्ज़ करें कि दोनों पे फोर्स बराबर है, तो क्या होगा कि हम कहेंगे नेट फोर्स तो ज़ीरो है। लेकिन आप उस बच्चे से पूछें कि उस बच्चे के फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है जिसके हाथ खींचे जा रहे हैं या नहीं। अच्छा बच्चे, एक और क्वेश्चन था कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लें तो जो डिस्टेंस है वो हम सेंटर से क्यों लेते हैं, शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन था, अब मुझे सही याद नहीं है। तो हम ऐसे वही एज्यूम कर लेते हैं। अब मैं स्फेयर ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन वही के स्फेयर कोई लाजमी नहीं होता, लेकिन चलें, इसको दरअसल डिस्कस करना आसान होता है, हमारे लिए बनाना आसान होता है, इस वजह से हम इसे ही लेते होते हैं। अच्छा खैर, तो हमने एक स्फेयर, ये मैंने कहा ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतने सारे चार्ज हैं। तो मैंने ये कहा कि हम इसे यूं भी कंसीडर कर सकते हैं कि जैसा कि ये चार्ज जो है वो सारा कंसंट्रेटेड जो है वो एट द सेंटर है। मिसाल के तौर पे अगर इसका जितना भी चार्ज है वो हम यूं लिख सकते हैं कि जैसा कि वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, यानी कि अगर मैं +8 लिखूं तो वो सेंटर में लिख सकता हूँ। इसी तरह इसका भी चार्ज है, वो +8 लिखूं तो सेंटर में लिख सकता हूँ। और हम जब डिस्टेंस लेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, वो जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स लेंगे। ठीक है, फर्ज करें इसका सेंटर है, कि मैंने ऐसे फर्ज, हाँ ये तो साफ पता चल रहा है कि सीधी लाइन नहीं है, और सेंटर पे भी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे फर्जी जो है वो कोई लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमने कह दिया। अच्छा, अब इसको लगाने का फ़ायदा क्या है, उसकी वजह यह है कि एक तो ये भी याद रखिएगा कि जो चार्जेस हैं, जो कॉलम है, ला वो एप्लीकेबल है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में हम ये इस तरह के कंसीडर कर सकते होते हैं। अब जैसा कि देखें कि अगर ना करें तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि फ़र्ज़ करें इस चार्ज का इससे डिस्टेंस देखें, इस चार्ज का इधर से देखें, इस चार्ज का इधर से देखें, फिर इस चार्ज का इधर से देखें, ये जो है वो कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, अब फिर इस तरह कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा कि ये तब वैलिड होगा, ये +8 वाली और इधर वाली और इधर वाली के चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर है, जब ये एक्ट कर रहे होंगे एट अ पॉइंट चार्जेस। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर आपको जो मैथ अप्लाई करना पड़ेगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, उसके लिए फिर आपको ज़्यादा जो है वो अजम्पशंस लेने पड़ेंगे और ज़्यादा जो है वो मैथ जो है वो कम्प्लेक्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप इसी एक ही सिचुएशन को देख लें तो ये जो है वो कंपैरेटिवली क्वाइट डिफ़िकल्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स करें और
पॉइंट चार्जेस हैं, तो जब पॉइंट चार्जेस हैं तो उनकी वो जो शेप है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो सारा चार्ज है वो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर है, और पॉइंट चार्जेस होने की वजह से ही हम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स लेते हैं। अगर ये पॉइंट चार्जेस ना हों तो फिर मैंने जैसा कि बताया कि उसके लिए एक मैथ का एक टर्म यूज़ की जाती है कि इंटीग्रल लेना पड़ता है, ठीक है ना, तो फिर उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है ये तभी ले सकते हैं अगर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ पॉइंट के तौर पे, एज अ पॉइंट चार्जेस के तौर पे, ठीक है, तो तब ये वैलिड होगा जब हम उसे कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, पॉइंट चार्जेस। अगर कोई और सिचुएशन है कि जिसमें हम उनको पॉइंट चार्जेस कंसीडर नहीं कर सकते तो फिर आपने ये काम नहीं करना। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। मुझे यही क्वेश्चंस मिले थे, अगर आपको और भी क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।